गुजरात की राजनीति में तो ये कहा जा रहा है कि आपको पिछले दरवाजे से कोई पार्टी एंट्री करवाना चाहती है, तो आप क्या अमित पिछले शाह दरवाजे जी से एंट्री बताए। करेंगे? अमित शाह जी बताए कि पिछला दरवाजा कौन सा है? क्या पाकिस्तान के तरफ से बालासोर से है, जहाँ राहत कार्य में हमारे साथी पहुंचे थे? कौन सा पिछला दरवाजा है? और पिछले दरवाजे से जाने की हमें क्या जरूरत है? और राजनीति में ही, जब दलीय राजनीति में हम है ही नहीं, आम आदमी पार्टी की सदस्यता है ही नहीं, तो आम आदमी पार्टी क्या इतनी मूर्ख है कि मुझे मुख्यमंत्री का एक स्थान दे दे? गुजरात की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा एक नाम लिया जा रहा है और वो है मेघा पाटकर का। लगातार बीजेपी जो है वो अर्बन नक्सल कह के हमला कर रही है। साथ ही जो नई पार्टी इस बार चुनावी मैदान में है बीजेपी, उस पे भी हमला कर रही है, ये कहते हुए कि वो सीएम पद के चेहरे के तौर पर उसे उभार रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेघा पाटकर जी खुद। मेघा पाटकर जी, ये बताइए, जिस तरीके से बीजेपी जो आपको अर्बन नक्सल कह के नर्मदा विरोधी बताकर जिस तरीके से हमला बोल रही है, वो भी चुनाव से ठीक पहले, क्या कहेंगे आप? ये तो चुनावी राजनीति है, इसके बारे में कोई भी समझ सकते हैं, कोई शंका ही नहीं है। क्योंकि एक तो अर्बन नक्सल, ये संकल्पना क्या है हम तो जानते ही नहीं। ये बहुत ही विचित्र राजनीतिक शब्द आरोप के रूप में उपयोग में लाया गया है कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में, पर हम लोग उन कार्यकर्ताओं में से हैं जो अपना शहरी जिंदगी आयुष्य छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी दलितों में, विस्थापितों में, वंचितों में जुड़ जाते हैं और उनके संगठित शक्ति तभी खड़ी करनी पड़ती है जबकि उन पर अन्याय और अत्याचार होता है और शासनकर्ता, निर्णयकर्ता जवाब नहीं देते हैं या उल्टा जवाब देते हैं। तो इस प्रकार का कार्य जब होता है तब वो रूरल होता है, लेकिन जब हम शहर के बस्तियों में भी काम करते हैं, क्योंकि वहां भी बहुत बड़ा अन्याय होता है और गांव से उजड़ उजड़ कर ही लोग तो गरीब बस्तियों में आते हैं। तो जैसे मुंबई में 75,000 घर तोड़े गए थे 2005 में, तब हमको खड़े रहना पड़ा था, नहीं तो उनके बाल बच्चे बूढ़े कहाँ जिएंगे, कैसे जिएंगे, ये सवाल था। और वो तो शहर बनाते हैं, ऊंचा करते हैं, सुंदर करते हैं, सब सेवाएं देते हैं, तो क्या वो अपराधी होते हैं? क्या वो आतंकवादी होते हैं? तो इस प्रकार का कार्य दोनों रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी समाजों में करने वालों को केवल अर्बन भी नहीं कहा जा सकता, हम रूरल अर्बन कह सकते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? मतलब उनका ये है कि हम लोग नक्सलिज्म मानने वाले लोग हैं। अब नक्सलिज्म क्या होता है ये राजनेता जानते नहीं है क्या? नक्सलिज्म मतलब शस्त्र लेकर भी, पर भूमि अधिकार के लिए, लोगों के अधिकार के लिए जो लोग लड़े थे। लेकिन हम लोग नहीं मानते कि शस्त्र लेकर कभी भी लड़ना चाहिए, हम अहिंसा को मानते हैं। हम महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियार, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, इनको मानने वाले लोग हैं। और इसीलिए हम लोग तो कभी भी शस्त्र हाथ में नहीं लिए हैं, कभी पत्थर भी नहीं उछालते हैं। अगर उछालते तो वो बंदूक निकाल के हमको मार डालते। हम नहीं चाहते लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार। लेकिन आज जो वो कर रहे हैं हम पर हमला, वो हमें बदनाम करने की साजिश है। और वो इसलिए क्योंकि हम लोग पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाते। कौन पार्टी सत्ता में है ये हम नहीं देखते। अगर छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य दिया जा रहा है, हम वहां भी खड़े हो गए आदिवासियों के साथ, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के साथ, क्योंकि 10 लाख पेड़ काटना तो कोरोना का अनुभव होते हुए एक मूर्खता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं वामपंथी या माओइस्ट हैं, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब नक्सलाइट्स, माओइस्ट, यही हमको नहीं मानते हैं कि हम उनके बिरादरी के हैं, तो ये कैसे हम पर ये आरोप लगाते हैं? इनका मकसद ये है कि उनका जो एक विवाद और एक स्पर्धा और युद्ध शुरू हुआ है आज आम आदमी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का, उसके बीच में हम लोगों को नर्मदा विरोधी बताकर, अब वो कहते हैं कि उस पार्टी के हम हैं, पर हम पार्टी के सदस्य भी नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी खुद ही कह सकते हैं और किसी को कहने की जरूरत नहीं। तो ये सब उनकी एक राजनीतिक साजिश है, एक रणनीति है। हमारी रणनीति में दलीय राजनीति की रणनीति नहीं है।
हम जरूर दलीय राजनीति पर अंकुश रखते हैं, हम जरूर वो क्या निर्णय लेते हैं वो देखते हैं, और किसी भी पार्टी में जो सत्ताधीश है उन्होंने अगर जन विरोधी या जनतंत्र विरोधी या संविधान विरोधी या न्याय विरोधी निर्णय लिए तो हम हिम्मत से खड़े होते हैं। पर हम लोग नक्सल नहीं हैं तो भी ये आरोप लगाकर हम उनके उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, ये कहकर उनको बदनाम करना चाहते हैं, उनकी वोट बैंक खत्म करना चाहते हैं। इस पर हंसे की रोए मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पे आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आपको अर्बन नक्सल, नर्मदा विरोधी, गुजरात विरोधी आपको बता रहे हैं। शोभा नहीं देता इतने बड़े देश के गृह मंत्री को बिल्कुल ही कोई भी जांच न करते हुए, सच्चाई न मानते हुए इस प्रकार का एक हवाई आरोप करना। नर्मदा विरोधी का मतलब क्या है? हम तो नर्मदा नदी के पक्ष में हैं, नर्मदा घाटी के पक्ष में हैं। वो नर्मदा यहाँ के लाखों लाखों लोगों की मातेसरी है। नर्मदा भक्त नर्मदा को पूजते हैं। नर्मदा जयंती पर हमारे क्षेत्र में घाट पर हजारों नहीं कभी लाखों की संख्या में आते हैं। लेकिन आज नर्मदा की अवस्था क्या है, इस पर हम बोले कि नहीं बोले? नर्मदा आज इतनी प्रदूषित है कि टेस्ट रिपोर्ट है मेरे पास कि जिसमें कहा गया है कि नर्मदा का पानी पीने लायक नहीं है। मध्य प्रदेश में जो जैविक खेती करते हैं, उस जैविक खेती के लिए अगर नर्मदा का पानी इस्तेमाल किया तो उनको सर्टिफिकेट अधिकारी नहीं देते हैं। तो हम तो नर्मदा बचाने के पक्ष में हैं, इसलिए अवैध रेत खनन को रोकते हैं। हम नर्मदा में बड़ा जल परिवहन अगर चलेगा और उसके किनारे अगर होटल्स बनेंगे तो नर्मदा का क्या होगा? शहर के एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन रहे तो क्या होगा? और बड़े नदियों पर बड़े बांध जब बनते हैं तो ऊपर का क्षेत्र और नीचे वास का क्षेत्र जो भुगतता है वो तो बरगी से लेकर सरदार सरोवर तक नर्मदा में हर बांध में और दुनिया के बांधों में साबित हुआ है। तो मैं भी विश्व बांध आयोग की आयुक्त थी, दुनिया के बांधों का अभ्यास किया है, तो हम हमारी राय देते हैं, हमारी सोच रखते हैं। उसमें क्या आतंकवाद है? लेकिन मेघा जी, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है इन दिनों गुजरात के अंदर, और वो वीडियो में आप ये कहती हुई, 1994 का ये वीडियो है जब नर्मदा का आपका आंदोलन छिड़ा हुआ था, और आप ये कह रही है कि आप लिख के रखिए कच्छ तक पानी नहीं पहुंचेगा। आज उस वीडियो को प्रधानमंत्री के वीडियो के साथ जोड़कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। अब कच्छ तक तो पानी पहुंच गया है। कच्छ मतलब केवल भूमि नहीं है। कच्छ गुजरात की 24% भूमि पर बसा जिला है। उसकी 3-1 लाख हेक्टेयर जमीन है ऐसी की जो सिंचित हो सकती है। पर हम कच्छ मतलब कच्छ के लोगों तक, और कच्छ के लोगों में केवल उद्योगपति नहीं आते, केवल अडानी अंबानी जिंदाल मित्तल नहीं आते। कच्छ के लोगों में वो प्यासे लोग हैं। और आज भी मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो इनका दावा था कि हम कच्छ को पानी से लबालब भरेंगे, ये पूरा नहीं हुआ है, ये सच नहीं निकला है। कच्छ में पानी तो सालों पहले गया, 10 साल से पहले, लेकिन वो सब इंडस्ट्रीज को जाते रहा है। क्यों? पोर्ट्स को जाते रहा है। क्यों? क्योंकि कच्छ का जो ब्रांच कैनाल है उसके माइनर नेटवर्क्स तो इन्होंने आज तक बनाए ही नहीं। भारतीय किसान संघ, जो भारतीय जनता पार्टी का किसान फ्रंट है, उन्होंने भी बार बार ये मुद्दा उठाया है कि छोटे कैनाल्स बनाए बिना तो किसानों को लाभ मिल ही नहीं सकता है। तो उसके लिए बजट क्यों नहीं पारित करते हैं? इतने सारे मेगा सिटीज प्लान, सेंट्रल विस्टा, सब कुछ में हजारों करोड़ रुपया डालते हैं, लेकिन जो बड़े बांधों का माइनर कैनाल नेटवर्क होता है वो देश में ही नहीं दुनिया में जाना जाता है कि वो पीछे पड़ता है। और वहां पानी गया पर वो इंडस्ट्रीज को दिया। तो आपको मैं पिछले अप्रैल के फोटोज दिखा सकती हूँ कि कैनाल में मिट्टी भरी हुई है, और उसके बाद अभी जो पानी गांव में जाना था तो उसके लिए जब ये माइक्रो कैनाल नेटवर्क बना ही नहीं है तो जो कमांड एरिया थी कच्छ की 1,12,700 हेक्टेयर जैसी थी, उसमें से 8,000 हेक्टेयर तो इन्होंने डी कमांड कर दिया। ये हमें कच्छ के ही लोगों ने जानकारी दी है, और वो इस नाम पर कि वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना है।
मतलब प्राथमिकता पूरी उद्योगों को दी है। और उद्योगों में भी कच्छ तो जब राहत के लिए भूकंप के बाद 15 दिन में कच्छ में रही थी, तो कच्छ का भूज के और अन्य समुदायों के हैंडीक्राफ्ट की सुंदरता तो किसको बताने की जरूरत नहीं। ऐसे छोटे उद्योगों को जरूर सरकार मदद करे, और केवल बड़े उद्योगों के पक्ष में जमीन, पानी, अब जंगल भी देने के लिए नियम बदल रहे हैं 1980 के कानून को। ये जब होता है तब वंचित कौन होता है? प्रकृति पर जीने वाले समुदाय। कहा तो जाता है कि हम जमीन दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं, ये सवाल है। और इसीलिए इनके जो दावे हैं वो आज भी सच साबित नहीं हो सकते हैं। वो इंडस्ट्रीज के कुछ पानी पे पैसा लेते हैं पानी के बदले में, पर वो भी कितना लेते हैं? 47 या 50 रुपया प्रति 1000 लीटर। और आम आदमी जो पानी खरीदता है बोतल से, वो कितने रुपए में खरीदता है? 20 रुपए 1 लीटर। तो आप समझिए कि कितना एक प्रकार से दान धर्म चलता है बड़े उद्योगों के पक्ष में। लेकिन नगर पालिकाओं को इन्होंने दिया है, शहरों को भी दिया है, तो हम उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। लेकिन शहरों को भी जो पानी दिया है उसके भी नगर पालिका का बहुत बड़ा राशि का भुगतान अभी पाती है। इन्होंने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाया है, गुजरात वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो उनको वो देते हैं, और फिर गुजरात सप्लाई वाटर सप्लाई बोर्ड के द्वारा पानी का आवंटन करते हैं। इसमें जो पूरा खर्चे की लेन दान है वो जनता के पास वो जाहिर रूप से रखे। हम लोग समझ रहे हैं कि कच्छ को जिसके लिए पानी देना था, सभी गांवों को ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, उसमें निर्जन गांवों के भी नाम इन्होंने जोड़े थे, लेकिन आज सभी गांवों को पीने का पानी भी नर्मदा से नहीं मिल रहा है। अलग अलग स्कीम्स, योजनाएं लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और इतने देर से प्रधानमंत्री जी को जाकर उद्घाटन करना पड़ा, जो एक टेस्टिंग पार्ट हो गया। और उस टेस्ट के बाद उसी मांडवी के ब्रांच के कैनाल में क्या हुआ? 24 घंटे में टूट फूट हो गई। तो आज ये सभी बातें कच्छ के लोग खुद उठा रहे हैं, हमको बुलाते रहते हैं। वहां के मछुआरे उद्योगों से प्रभावित है, वहां के किसान प्रभावित है, और आज तक जो दावा था लाभ देने का वो नहीं दिया गया है। लेकिन मेघा जी, गुजरात की राजनीति में तो ये कहा जा रहा है कि आपको पिछले दरवाजे से कोई पार्टी एंट्री करवाना चाहती है, तो आप क्या पिछले दरवाजे से एंट्री करेंगे? अमित शाह जी बताए कि पिछला दरवाजा कौन सा है? क्या पाकिस्तान के तरफ से बालासोर से है, जहाँ राहत कार्य में हमारे साथी पहुंचे थे? कौन सा पिछला दरवाजा है? और पिछले दरवाजे से जाने की हमें क्या जरूरत है? और राजनीति में ही, जब दलीय राजनीति में हम है ही नहीं, आम आदमी पार्टी की सदस्यता है ही नहीं, तो आम आदमी पार्टी क्या इतनी मूर्ख है कि मुझे मुख्यमंत्री का एक स्थान दे दे? और वो उनको क्यों नहीं पूछते सीधे सरल? क्या उन्होंने कहा है? पार्टी खुद कहेगी अपने दावेदार के या अपने प्रतिनिधि, अपने प्रवक्ता या अपने उम्मीदवार के बारे में, दूसरी पार्टी कैसे कह सकती है? तो ये शोभा नहीं देता ऐसे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से इस प्रकार की झूठ बात फैलाना। अगर उनका दावा यही है कि इससे हम भी बदनाम नहीं होंगे, केवल आम आदमी पार्टी बदनाम होगी, तो वो जाहिर करे कि भाई उनके खिलाफ हमें लड़ना है, उनको लड़ना है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। पर जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, जनता भी जानती है सच्चाई क्या है, और ये झूठ उनके खिलाफ जाएगा। चुनावी वोट बैंक उनके खिलाफ जाएगी अगर इस प्रकार के झूठे आरोपों को ये केवल वायरल करेंगे, और उनके लोग ट्रोल करते हैं और क्या करते हैं, तो इससे उनको फायदा नहीं होगा, ये मेरा मानना है।